नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। जैसा कि मैंने वादा किया था, फेसबुक के माध्यम से मैंने सूचना दी थी आप लोगों को कि हम बंगाल पर चर्चा करेंगे। बंगाल मतलब बंगाल की राजनीति। बंगाल की राजनीति बिहार से शिफ्ट होकर अब बंगाल में चली गई है राजनीति, और राजनीतिक घटनाक्रम वहाँ बड़ी तेज़ी से बन बिगड़ रहे हैं। इन घटनाक्रमों के सिलसिले में दो तीन चीज़ें जो सबसे उल्लेखनीय हैं कि ममता बनर्जी मुश्किल में दिखती हैं, मुश्किल में पड़ती हुई नज़र आ रही हैं ममता बनर्जी। अगर चुनाव होता है बंगाल में, समीकरण अगर नहीं ठीक हुए तो ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, और शायद बिहार की पुनरावृत्ति अगर बंगाल में हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ऐसा कहने के पीछे कई आधार हैं जिन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, जो सबसे पहली मुसीबत, सबसे बड़ा संकट ममता बनर्जी के लिए है या ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए है, वह यह कि उनके ही पार्टी के भीतर इतना अंतर विरोध है, इतना विरोधाभास है कि उससे निपट पाना ममता बनर्जी के लिए आसान काम नहीं दिख रहा है। आसान काम इसलिए नहीं दिख रहा है कि उनके एक विधायक शुभेंदु अधिकारी पूर्व मेदिनीपुर के कांथी विधानसभा क्षेत्र से चुन के आते हैं। बताया यह जाता है कि उनके पिता, भाई और रिश्तेदार नाते मिला के तकरीबन 65 लोग उस परिवार से ऐसे हैं जो राजनीति के किसी न किसी बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। कहीं विधायक हैं, कहीं सांसद हैं, कहीं जिला परिषद या पंचायतों में। यानी अगर पूर्व मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी ने कुछ ऐसा कर दिया तो ममता बनर्जी की पार्टी पर सबसे बुरा असर पड़ सकता है। यानी 35 सीटों पर शुभेंदु अधिकारी प्रभाव डाल सकते हैं। 35 की जगह सुधार लें, 65 सीटों पर वो प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा कि शुभेंदु अधिकारी के अलावा भी भीतर भीतर तृणमूल के अंदर एक बड़ी बगावत की सुगबुगाहट हो रही है, जिसकी ओर इशारा भाजपा के एक नेता सौमित्र खान ने कल कर भी दिया। उन्होंने कहा कि कई लोग, नाम भी उन्होंने बाज़ाब्ता गिनाया कि उन्होंने नाम एक एक करके गिनाया कि ममता को जो सबसे बड़ा संकट की ओर इशारा किया कि राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल ममता बनर्जी को किसी भी वक्त सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। सदन यानी विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। इसका मतलब यह साफ है कि भाजपा का जो गेम प्लान है, वह गेम प्लान चुनाव के बाद सरकार बनाने से पहले, चुनाव के पहले ही सरकार को गिरा देने का है, ताकि राष्ट्रपति शासन लगाने का रास्ता साफ हो जाए। इसी क्रम में सौमित्र खान ने कह दिया कि सुब्रत मुखर्जी, गौतम देव, रवि घोष, सौरभ चक्रवर्ती, इस तरह के नामों को गिनाते हुए उन्होंने कह दिया कि ये लोग भाजपा में जाने के लिए तैयार बैठे हैं और किसी भी वक्त ये भाजपा में जा सकते हैं। ये वे लोग हैं जो ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में या उनके साथ या उनके करीबी माने जाते हैं। अगर ये जाते हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसा आदमी जाता है जो 65 सीटों पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता है, तो वाकई ममता मुसीबत में, मुश्किल में पड़ती नज़र आ रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल की बात ममता बनर्जी के लिए यह है कि पहली बार इक्का दुक्का सांसदों से बढ़कर बीजेपी सांसदों की संख्या 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 18 हो गई, और इन 18 क्षेत्रों में जो सांसद चुने गए हैं उनके अंदर
126 विधानसभा के केंद्र आते हैं, यानी 126 विधानसभा केंद्रों में ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंध लग चुकी है। यानी अगर 25 से 26 मान के चलें कि शुभेंदु अधिकारी प्रभाव डालते हैं, हालांकि उनके परिवार से 65 लोग हैं राजनीति में, लेकिन 25-26 2 दर्जन सीटों पर भी असर डालते हैं। 120 पर अगर बीजेपी असर डालती है और कुछ और चीज़ें समय के अनुकूल जो बदलाव, जो भागम भाग की सूचनाएं मिल रही हैं, अगर तृणमूल में बवंडर मचता है, तृणमूल में तोड़फोड़ होती है, तो ये सारे लोगों का नया ठिकाना बीजेपी ही बनने वाला है। बीजेपी के अंदर ये लोग जाएंगे, बीजेपी की ताकत मजबूत करेंगे। दरअसल बंगाल का मिजाज ऐसा रहा है कि बंगाल किसी को अवसर देता है तो परखता है। 5 साल, 10 साल, यहाँ तक कि 37-34 साल तक का रिकॉर्ड है वाम मोर्चा के शासन का। अब आप पाएंगे कि वाम मोर्चा का शासन आया ही कैसे था, थोड़ा इतिहास भी जान लें तो वाम मोर्चा के शासन के पहले कांग्रेस का शासन हुआ करता था और कांग्रेस शासन के दौरान ही वहाँ नक्सल गतिविधियाँ तेज हुई थीं और नक्सली हिंसा के नाम पर, नक्सलियों पर अंकुश लगाने के नाम पर तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने जो गोलीबारी की, जैसे युवकों को पकड़ा, मारा और बर्बाद किया, उससे लोगों में नाराज़गी इस कदर पनपी कि वे अवसर की तलाश में थे और उन्होंने वाम मोर्चा को सशक्त कर दिया, क्योंकि वो तब वाम मोर्चा के लोग ही एक मजबूत विपक्ष के तौर पर दिख रहे थे और उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वाम मोर्चा के लोग सत्ता संभाल सकते हैं, इसलिए जनता ने साथ दिया। जनता ने वाम मोर्चा को साथ दिया तो वाम मोर्चा की कुछ अपनी तकनीक थी। आपने सुना होगा साइंटिफिक रिगिंग, मतदान के दौरान साइंटिफिक रिगिंग होती थी। मतदान के पहले सांगठनिक तौर पर वाम मोर्चा इतना मजबूत था कि वो अपने वोटरों के अलावा दूसरे मतदाताओं को बूथ तक जाने तो देता था, लेकिन वोट ही नहीं डालने देता था। इस पर अंकुश लगाया था टी.एन. शेषन ने। आपको याद होगा टी.एन. शेषन देश में सबसे चर्चित अगर चुनाव आयुक्त हुए थे तो इसी वजह से। अब जब वाम मोर्चा के शासन से लोगों ने तबाही महसूस की, स्थितियां वैसी ही रहीं, प्रखंड स्तर से लेके पंचायत स्तर से लेके लोकल कमेटियों से लेके ऊपर की कमेटियों तक, कुछ बड़े नेता उसके राज्य स्तर या उससे ऊपर के नेता तो ईमानदार बने रहे, लेकिन निचले स्तर के जो उनके नेता और कार्यकर्ता थे उन्होंने इस कदर बर्बाद किया राज्य को, बल्कि कहिए बर्बाद शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि एक ज़माने में वहाँ 150 के आसपास जूट मिलें हुआ करती थीं, कॉटन मिलों का सबसे बड़ा हब होता था, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सारे लोग बेरोजगार हो गए। और इस तरह एक अनुमान के अनुसार, मुझे आंकड़ा एक मालूम था कि सन 2000 के पहले यानी 1995 या 96 की कोई रिपोर्ट थी सरकारी कि 3.5 लाख बिहार और यूपी के मजदूर, जो बंगाल में बिहारी कहे जाते हैं, वो उन जूट मिलों में काम करते थे, उन फैक्ट्रियों में काम करते थे। तो इतने बड़े पैमाने पर अगर लोग बेकार हुए, इसीलिए कोई भी वहाँ का दल, यहाँ तक कि वाम मोर्चा के लोग भी बिहारी लोगों को, और ममता बनर्जी भी बिहारी लोगों को, बिहारी कहने का मतलब ये होता है कि जो अदर देन बंगाली हैं, जो बंगाल से बाहर के लोग हैं, उन पर ये लोग भरोसा नहीं करते हैं। इनका मानना है कि ये किसी राष्ट्रीय दल का हिस्सा बनेंगे, वो चाहे कांग्रेस का बने। आज भाजपा के दिन अच्छे हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, कई राज्यों में भाजपा की खुद की सरकार है या जोड़ तोड़ की सरकार है, तो एक लोगों में उम्मीद जगी है, बंगाल के लोगों में भी उम्मीद जगी है और बंगाल में रहने वाले बंगाल से बाहर के लोगों में भी, कि अगर ममता बनर्जी की सत्ता को पलटनी है तो उसके लिए हमें भाजपा का साथ देना होगा। उसे दूसरे दलों में, इन वोटरों को दूसरे दलों में वह संभावना नज़र नहीं आती जो ममता बनर्जी की सत्ता को पलट सके।
तीसरी चीज़ कि शुभेंदु अधिकारी की बात हम लोगों ने कर ली। अब शुभेंदु अधिकारी को एतराज़ कहाँ है? ममता बनर्जी के साथ रहते हुए आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो नाराज़ चल रहे हैं, और नाराज़गी इस कदर बढ़ गई है कि उन्होंने 2 प्राधिकारों से, हुगली ब्रिज कॉरपोरेशन के चेयरमैनशिप से, हल्दिया के एक ऑटोनोमस बॉडी से, मंत्री पद से, ये सारे पद छोड़ दिए उन्होंने, स्वतः इस्तीफ़ा दिया। ममता को इस्तीफ़ा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दरअसल कल्याण बनर्जी जो हुगली के सांसद हैं, वो लगातार हमलावर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी पर, और शुभेंदु अधिकारी इसे पचा नहीं पा रहे हैं। दूसरा कि शुभेंदु अधिकारी के इलाके में, जिस इलाके से वो आते हैं, मैंने कहा कि लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा इलाके, विधानसभा क्षेत्र उनके प्रभाव क्षेत्र वाले माने जा रहे हैं। उन इलाकों में वो अपना उम्मीदवार चाहते हैं, लेकिन अभी ममता बनर्जी ने 2 लोगों को यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंप दी है कि किसे कैंडिडेट बनाया जाए, इसका चयन आप खुद करके बताएं, उन्हें ही टिकट मिलेगा। उसमें बिहार के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी नाम आ रहा है, और दूसरा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम आ रहा है। तो अगर ये 2 लोग टिकट देते हैं, टिकटार्थियों का चुनाव करते हैं, टिकट पाने वालों का चुनाव करते हैं, इसी पर शुभेंदु अधिकारी का ऐतराज़ है। असल ऐतराज़ यहीं आके खड़ा होता है। ऊपर से कल्याण बनर्जी की छीटाकशी है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने भी बड़ी सोची समझी चाल चली। एक नया अंदाज उन्होंने अपनाया कि वो सभाएं तो कर रहे हैं, लगातार अपने इलाके में सभाएं कर रहे हैं, पूर्व मेदिनीपुर के पूरे इलाके में, ज़िले भर में वो सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उन सभाओं में न तृणमूल के झंडे होते हैं, न बैनर होते हैं, और न तृणमूल का कोई नारा लगता है। वो चुपचाप अपनी बातें कहते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, बातें समझते हैं, लेकिन वो पार्टी लेवल पर की वो बैठक होती है यह कोई नहीं समझता है। यही वजह है कि यह कयास का दौर सबसे तेज हो गया है कि शुभेंदु अधिकारी ने जिस कदर मीटिंग करनी शुरू की है, जिस तरह से उन्होंने सारे पदों से इस्तीफ़ा दे दिया है, अभी विधायकी नहीं छोड़ी है, लेकिन मंत्री के पद से, 2 ऑटोनोमस बॉडी को पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, उससे ये लगता है कि यकीनन वो तृणमूल को अलविदा कहेंगे। उनको मनाने के लिए सौगत राय जैसा वरिष्ठ नेता तृणमूल का कई बैठकें कर चुका उनके साथ, एक आध बैठक में तो वो खुद आए भी नहीं, और जो बैठकें हुई वो भी बेनतीजा रही हैं। परिणाम क्या होता है वो तो जल्दी ही सामने आएगा, लेकिन यह खतरा वास्तव में सौमित्र खान ने जो चेताया है, उन्होंने जो इशारा किया है कि किसी भी वक्त राज्यपाल ममता बनर्जी को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं, और ऐसा कहने के पीछे उन्होंने नाम गिनाए कि ये उन्होंने कुछ प्रमुख नाम गिनाए, लेकिन ऐसी लंबी कतार हो सकती है, क्योंकि जब भगदड़ मचेगी तो एक साथ मचेगी और लोग टूट के चले जाएंगे। जैसा कि वाम मोर्चा के शासन से ममता बनर्जी की सत्ता जब हासिल हुई, रातों रात सारे वाम मोर्चा के जो दफ्तर थे, लोकल कमेटियों के जो दफ्तर थे, जो क्लब थे, उन सारे के बैनर पोस्टर उखड़ गए और ममता बनर्जी के लग गए, यानी टीएमसी के लग गए रातों रात। कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये भगदड़ चुनाव के पहले मचे तो वह स्थिति आ जाए, और नहीं तो चुनाव के दौरान वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी ताकत झोंक दी है, अगर वह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं भी आती है तो हालात बिल्कुल बिहार जैसे होंगे। वो जोड़ तोड़ करके किसी भी हालत में सरकार बना लेगी। अकेले अगर बहुमत नहीं भी पाती है तो किसी और को टारगेट करेगी, कुछ और जोड़ेगी और वह सरकार बना सकती है। आज बंगाल के बारे में वाद विवाद करने के बाद मैं फिर एक आग्रह करूंगा
कि आप हमारे YouTube चैनल सार्थक समय को अगर अच्छा लगता है, इसके कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, तो निश्चित तौर पर आपसे अपील होगी मेरी कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे सुनें। इसी आग्रह के साथ नमस्कार।